जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू, और एमसीक्यू में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लाइमेटोलॉजी के मोस्ट 50 क्वेश्चन। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्लाइमेटोलॉजी के कुछ और क्वेश्चन जो हम एमसीक्यू टाइप के बनाए हैं आपसे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंडेंसेशन टेक प्लेस। कंडेंसेशन जो होता है, संघनन होता है, वो कब स्टार्ट होता है? ईयर इज कोल्ड अबव ड्यू पॉइंट, उषांक बिंदु से ऊपर, या ईयर इज कोल्ड बिलो ड्यू पॉइंट, या ईयर इज कोल्ड 0 डिग्री, या इसमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि संघनन कब स्टार्ट होगा। तो संघनन कब स्टार्ट होगा? जैसे ही ड्यू पॉइंट होगा, पहले क्या होती है, हवा संतरित होती है। संतरित हवा का मतलब क्या हुआ, जितनी उसकी क्षमता है उतनी उसमें क्या आ जाती है, जो है नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। और जितनी हवा की, जब हवा सैचुरेट हो जाती है, ठीक है, तो जिस जिस जो है टेम्परेचर पे सैचुरेट होती है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट। ठीक है, तो अब क्या होगा, ड्यू पॉइंट के बाद हवा जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, तुरंत क्या स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि ईयर इज कोल्ड अबव ड्यू पॉइंट। ठीक है, ड्यू पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ लोकल विंड दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है कि आपको कहां पे ये हवाएं चलती हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। पहला है कारा बुरान। तो कारा बुरान हवा कहां चलती है, सेंट्रल एशिया में। हम लोगों ने लोकल विंड में अच्छे से इसको देखा था। सिराको कहां चलती है, सिराको आपको चलती है सहारा मरुस्थल यानी नॉर्थ अफ्रीका में। उसके बाद पैम्पेरो कहां पे चलती है, अर्जेंटीना में। और लू कहां पे चलती है, उत्तर भारत यानी इंडिया एंड पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, 3 एंड 4 2, 1 3 एंड 4 2। ठीक है, 1 इसका हो गया और इसका क्या हो गया, 3। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया इसका, पैम्पेरो का 4, 1 3 4 2। इसी को ऑप्शन को आप लोग सही कर लीजिएगा। इसमें 1 3, ठीक है, पैम्पेरो अर्जेंटीना और 2, यानी 1 3 3 4 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं ए ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि ए में थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ऑप्शन आप लोग इसको ये आई थिंक क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। यह कह रहा है कि which one of the following is correct एवरेज एयर मास डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी आपकी जो एयर मास होती है उसकी एवरेज डेंसिटी आपके अर्थ सरफेस पे कितना होता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ऑप्शन है आपका 0.9 kg मीटर क्यूब, 0.2 kg, 0.5 kg, 1.5, 1.2 या 0.0, 0.7 kg है कि एयर मास की जो अर्थ के ऊपर डेंसिटी होती है एवरेज, वो कितनी होती है, तो कितनी होती है 1.2 kg मीटर क्यूब। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये क्या है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला कह रहा है अ बैंड ऑफ विंड कॉल्ड जेट स्ट्रीम इज फाउंड। ये कह रहा है कि जो जेट स्ट्रीम आपका चलता है, ठीक है, वो कहां पे बताना है। ऑप्शन है लोअर ट्रोपोस्फियर निचली क्षोभ मंडल में, मिडिल ट्रोपोस्फियर मध्य मंडल में, ठीक है, मध्य क्षोभ मंडल में, आगे है अपर ट्रोपोस्फियर ऊपरी क्षोभ मंडल में, या होल ट्रोपोस्फियर। आपको बताना है कि जो जेट स्ट्रीम है वो कहां पे चलती है। तो हम लोगों ने देखा था जेट स्ट्रीम के टर्म में क्यों कहां पे चलती है, निचली क्षोभ मंडल में चलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोअर ट्रोपोस्फियर यानी निचली क्षोभ मंडल में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मेट जी से आया है। और फार्म का मतलब क्या होता है, कांटा। और कांटा कितना खतरनाक जानते हैं, फार्म बेड जो भी आप बोलिए, फार्म का मतलब होता है कांटा। तो कांटा कितना खतरनाक होता है आप लोग जानते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तरफ दिया हुआ है सरफेस कंडीशन, दूसरी इंडेक्स हम लोगों ने पढ़ा था, आपको बताना है। तो हम इसको मिलाते हैं। पहला है
फॉरेस्ट रीजन, डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। ठीक है, पी इंडेक्स क्या था? ठीक है, प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, यानी कितनी वर्षा होती है तो उस वर्षा में कितना जो है योगदान किसको मिलता है, उस जैसे मान लीजिए 100 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो उसमें से कितना जो है जो वनस्पतियां हैं उनको मिलता है, उसी को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। ऐसा तो है नहीं कि जितनी वर्षा होती है वो सारी की सारी वनस्पतियों के लिए क्या होता है, पूरा का पूरा यूज हो जाता है। तो हमने देखा था कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे प्रिसिपिटेशन इफेक्टिवनेस का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरी बात, अगर कहीं पर हरा भरा क्षेत्र है तो उसका ज्यादा होगा, क्योंकि वो जो क्या कर रहा है, ज्यादा क्या ले रहा है, वर्षा ले रहा है। तो पहले पकड़ते हैं रेन फॉरेस्ट को, यानी जो सदाबहारी वन होते हैं, तो इनका पी इंडेक्स कितना होगा, सबसे ज्यादा होगा, 127 से ज्यादा होगा। इसके बाद क्या है आपका फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, तो इसका उससे थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद ग्रासलैंड का तो 32 से 63 होगा। डेजर्ट में क्या होता है कि वनस्पतियां होती ही नहीं, तो वहां पर प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस क्या होता है, सबसे कम होता है। तो राइट ऑप्शन आपके क्या हो गया, 4। ठीक है, 4 के बाद 2, 2 के बाद क्या हो गया, 1 3, 4 2 1 3। इसको एग्जाम में आपसे कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 2 1 3 यानी सी इज द क्या है, राइट आंसर। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, 4 2, ठीक है, 4 2 1 3 था। ग्रासलैंड का क्या हो जाएगा आपका 32 से 63। ठीक है, तो 4 2 3 1 यानी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोलर जेट स्ट्रीम इज नॉट ट्रू। ठीक है, यानी पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में क्या सही नहीं है। ऑप्शन है इट मूव्स नॉर्थवर्ड समर, देखिए गर्मी के महीने में क्या ये किधर मुड़ जाती हैं, नॉर्थ की दिशा में मूव कर जाती हैं। ठीक है, इसको हम एक एक करके अच्छे से देखते हैं कि पोलर जेट स्ट्रीम आपको पता है किधर चलती हैं, पोलर जेट स्ट्रीम पोल की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि डिग्री से जो सूर्य है 23 नॉर्थ से 23 साउथ के बीच में ट्रेवल करता है। अब मान लीजिए कह रहा है कि इट मूव्स, ठीक है, तो समर के दौरान किधर मूव कर जाती है, नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है। और क्या कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट पोलर जेट स्ट्रीम के बारे में सही नहीं है। ठीक है, अगला कह रहा है इट सप्लाई एनर्जी टू द सर्कुलेशन ऑफ सरफेस स्ट्रॉम, इट्स वेलोसिटी इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर एंड इट लोकेशन रफली, ठीक है, कोइंसाइड विद दैट ऑफ पोलर फ्रंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इट मूव्स नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग समर, समर के दौरान में ये नॉर्थ मूव कर जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए साउथ में है, थोड़ा सा साउथ में है, जैसे सूर्य 23 डिग्री पे चमकेगा तो आपकी सारी पेटियां नॉर्थ में खिसकेंगी, तो जेट स्ट्रीम भी क्या अफेक्ट हो जाती है, नॉर्थ की। तो ये तो बिल्कुल सही है। इट सप्लाई एनर्जी टू द सर्कुलेशन ऑफ सरफेस स्ट्रॉम, सरफेस स्ट्रॉम को एनर्जी क्या करती है, सर्कुलेट करती है। इसलिए जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, अगर इनके ऊपर जेट स्ट्रीम होता है तो ये बहुत ही क्या हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं। तो ये भी पॉइंट सही है। इट वेलोसिटी इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो समर के दौरान ज्यादा हो जाती है, जबकि जेट स्ट्रीम की वेलोसिटी किसके दौरान ज्यादा होती है, ठंडियों के दौरान ज्यादा होती है। तो सी इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। सुपर कूल्ड वाटर इज वाटर, आपको ये बताना है कि सुपर कूल्ड वाटर क्या होता है। तो सुपर कूल्ड वाटर क्या होता है, एक ऐसा वाटर जो देखिए नॉर्मल वे में क्या होता है कि वाटर 0 डिग्री पे आने के बाद क्या हो जाता है, जम जाता है, बर्फ बन जाता है। लेकिन सुपर हैं जो 0 डिग्री पर भी क्या होता है, लिक्विड बना रहता है, यानी उसका तापमान 0 डिग्री से और कम किया जाएगा, नहीं हो सकता है। यानी ऐसा वाटर जो 0 डिग्री पे भी क्या होता है, लिक्विड बना होता है, ठोस नहीं होता है, जमता नहीं है, उसी को क्या कहते हैं, सुपर कोल्ड वाटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टिल लिक्विड एट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री के बिलो पर भी जो है अगर उसका जो वो क्या रहे, लिक्विड अवस्था में रहे, तो उस वाटर को बोलते हैं सुपर कोल्ड वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस बल के बारे में क्या सही नहीं है, ये आपको क्या करना है, बताना है। पहला है इट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन, बात बिल्कुल सही है। ये किसका प्रभाव है, अर्थ के रोटेशन का, अर्थ रोटेट होती है इसलिए कोरियालिस फोर्स बल होता है। ठीक है, इट इज मैक्सिमम ओवर पोलर रीजन, ये भी बात सही है कि पोलर रीजन में मैक्सिमम होता है और इक्वेटर रीजन में। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रिक्शन फोर्स, या फ्रिक्शन फोर्स पे डायरेक्टली रिलेटेड होता है, ये पॉइंट बिल्कुल
सही नहीं है, बिल्कुल क्या है, गलत है। एंड इट इज प्रोपोर्शन टू विंड स्पीड, या विंड स्पीड के प्रोपोर्शन होता है, ये बात भी क्या है, सही है। यानी विंड की स्पीड अगर बढ़ती है, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान लीजिए, आप लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि विंड की स्पीड अगर आप बढ़ेगी तो कोरियालिस फोर्स का जो मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोरियालिस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, लेकिन कोरियालिस फोर्स के बढ़ने से विंड की स्पीड नहीं पड़ेगा। यानी विंड की स्पीड बढ़ने से तो कोरियालिस फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए, एग्जाम में अगर ऐसा आता है कि विंड की स्पीड बढ़ने से कोरियालिस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, बात बिल्कुल सही है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है, विंड की स्पीड बढ़ने से। लेकिन कोरियालिस फोर्स के बढ़ने से विंड की स्पीड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो राइट बात बिल्कुल गलत है, इसका संबंध से है फ्रिक्शनल फोर्स से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्यूरेट, यहाँ पर एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ एयर इज ग्रेटेस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंपरेचर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कॉम्बिनेशन। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा तापमान है जिस पर आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको रखना पड़ेगा। ऑप्शन है 40 पे 100, 25 डिग्री पे 100, 0 पे 100, 30 पे 100। तो राइट आंसर क्या है, 40 डिग्री पे 100, ठीक है। यानी अगर 40 डिग्री टेम्परेचर पे जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी 100 हो सकती है, ठीक है। अगला कह रहा है कि what happens when Chinook winds is drawn down the leeward slope of mountain range। ये कह रहा है कि कौन सी ऐसी घटना घटित होती है जब क्या होता है कि आपके जो चिन्यूक विंड्स है वो क्या करती है, लीवार्ड में आती है। लीवार्ड का मतलब क्या होता है, ये आपका हो गया रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन से इधर से क्या होती है, चिन्यूक क्या होती है, ऊपर आती है, और इधर से क्या होती है, नीचे। तो जिधर से चढ़ती है माउंटेन पे उसको बोलते हैं विंडवार्ड, ठीक है, और जिधर नीचे उतरती है इसको बोलते हैं लीवार्ड। तो जो कोई हवा क्या करती है कि किसी भी, तो क्या होगा, ये इस जोन में रेन शैडो जोन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्षा शैडो जोन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब इधर से हवा उतरेगी तो इसका टेम्परेचर एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, शुष्कता आएगी। तो जब ये कह रहा है कि रॉकी माउंटेन पे लीवार्ड पे हवा आती है, आपकी कौन सी, चिनूक, तो क्या होता है, पहला कह रहा है कि द सैचुरेशन वेपर प्रेशर इंक्रीज। यानी कह रहा है कि जब नीचे उतरेगी तो वेपर प्रेशर क्या होता है, जो हवा में वेपर होते हैं वो हवा को चारों तरफ से प्रेशर डालते हैं। उसी को, जैसे मान लीजिए ये हवा है, हवा में जो भी मॉइस्चर है ये हवा पे चारों तरफ क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो ये कह रहा है कि जब हवा उतरती है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जब हवा नीचे आएगी तो इसमें मॉइस्चर तो पहली बात रहेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो भी वर्षा होना होता है इधर ही हो जाती है, जब ये उधर उतरती है तो ये काफी क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। दूसरा है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज, ठीक है, जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब ये नीचे आती है हवा, ठीक है, तो तापमान बढ़ता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि तापमान क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। यानी बोथ वन एंड बार क्या है आपका फॉल्स है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है which one of the following is important for the formation of light डेवलप क्लाउड। ये कह रहा है कि कोई डेवलप हो रहा है क्लाउड, अगर कोई क्लाउड डेवलप हो चुका है तो उसमें लाइटनिंग की कंडीशन कब होगी, ये आपको बताना है। तो कह रहा है पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर कॉस्मिक रे, कि अगर कोई बादल बन चुका है तो उसमें क्या हो रहा है, कॉस्मिक रेज यानी जो आपकी ब्रह्मांडीय तरंगे हैं वो एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए लाइटनिंग हो रहा है। दूसरा कह रहा है स्मॉल लैप्स रेट, यानी बहुत आराम से लैप्स रेट हो रहा है, ऊपर जाकर तापमान घट रहा है। सी है स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट, यानी बहुत तेजी के साथ वायु ऊपर करंट के रूप में भी रेनफॉल हो रहा है। तो लाइटनिंग की कंडीशन कब होती है, जब नीचे से मजबूत यानी तीव्र गति से क्या होती है, हवा ऊपर उठती है और अचानक से उसका कंडेंसेशन होता है, तुरंत बादल बनते हैं, और तुरंत क्या होती है कि जो बादल बनते हैं तो किसी बादल में पॉजिटिव चार्ज होता है, जो वाटर होता है, किसी वाटर ड्रॉपलेट्स में नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत तेजी के साथ क्या होता है, लाइटनिंग और थंडरिंग होती है। तो राइट आंसर क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्टिकल करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा क्या है, ये कंसेप्चुअल है, ठीक है।
ये देखिए वेरी वेरी अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लोग अच्छे से क्या करते हैं देखते हैं। इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन से क्या है कि ये क्या होगा, जल्दी इसको आप समझ पाएंगे। पर इधर दिया हुआ है ह्यूमिडिटी के प्रकार और इधर दिया हुआ है कि कौन सा ह्यूमिडिटी होता है। जैसे है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया, निरपेक्ष आर्द्रता। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, एक निश्चित आयतन यानी वॉल्यूम में, ठीक है, मात्रा कितनी है, किसकी, मॉइस्चर की मात्रा कितनी है। तो ये इसका द टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम यानी हवा में मॉइस्चर कंटेंट कितना है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका क्या होता है, पहला ये जो दूसरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो क्या होता है कि एक निश्चित आयतन वाली हवा है, आपकी जो है नमी कितनी है और अभी क्या है उसको जो है सेचुरेट होने के लिए कितनी जरूरत है, यानी कोई हवा है उसकी क्षमता 80 है या 100 है उसकी क्षमता नमी धारण करने की, अभी अभी क्या है 20 है, तो अभी उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, इसी दोनों का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ, यानी अनुपात होता है किसके बीच में, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली, ठीक है, क्या है, प्रेजेंट द देयर हैविंग डिफिनिट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टू इट्स मैक्सिमम अमाउंट एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। यानी ये कह रहा है कि इसमें जो आपका ये रेशियो होता है किसके बीच में, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली, जो उस हवा में एक्चुअली में अमाउंट है वाटर वेपर का और उसको सेचुरेट करने के लिए जितना जरूरत होता है उसी के बीच का क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, और ये आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, स्पेसिफिक आपको पता है कि 1 किलोग्राम वायु ले लीजिए उसमें कितनी हवा है, यानी क्या है मास, क्योंकि मास किसका है, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम का मात्रक होता है। ठीक है, तो मास क्या है, मास ऑफ द वाटर वेपर इन ग्राम कंटेंट आयन किलोग्राम। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम में क्या है, यहाँ पर क्या है 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितना मॉइस्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और मिक्स रेशियो क्या होता है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर वेपर एंड वेट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ड्राई एयर, यानी जो ये रेशियो होता है, जो मिक्सिंग रेशियो, ये मिक्सिंग रेशियो कह सकते हो। ठीक है, ये मिक्सिंग रेशियो ऑफ एयर क्या होता है, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर वेपर, यानी कोई हवा है तो उसमें जो वाटर वेपर वाली हवा है और कितनी शुष्क हवा है उसी का क्या होता है, अनुपात होता है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ए का हो गया आपका, ठीक है 4, ए का क्या हो गया टोटली 4, एब्सोल्यूट हो गया 4। ठीक है, बी क्या हो गया 3, तो 4 के बाद 3 2 1, यानी राइट आंसर हम लोग लिखते हैं 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये क्या है, इसका आंसर 20 है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे यूजीसी में पूछे जाएंगे, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सही हो गया। अगला है द मीन सी लेवल प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीज बाई हाफ एट द एल्टीट्यूड, यानी कह रहा है कि कितनी ऊंचाई पर क्या होता है, जो मीन सी लेवल पे कितनी ऊंचाई पर जो आपका प्रेशर होता है वो लगभग लगभग क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर का आधा हो जाता है। यानी ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि धरातल से कितनी ऊंचाई पर जो प्रेशर है एयर का वो आधा हो जाता है। ऑप्शन है 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर। इसको आपको याद कर लेना है कि 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो एयर का प्रेशर होता है वो लगभग लगभग क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि which one of the following is essential for the formation of equatorial वेस्टर्ली, यानी इक्वेटोरियल वेस्टर्ली के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में आपको पता है क्या चलती है, वेस्टर्ली चलती है। ठीक है, कौन सी वेस्टर्ली, इक्वेटोरियल वेस्टर्ली। लिखा है लार्ज स्केल अर्थक्वेक ओवर द इक्वेटर, अगर इक्वेटर में बहुत बड़ा भूकंप आ जाए तो उससे इक्वेटोरियल वेस्टर्ली चलेगी। या शिफ्टिंग ऑफ ट्रेड विंड्स बेल्ट टुवर्ड्स पोल्स, या पोल्स की तरफ क्या चलती है, शिफ्ट हो जाती है, पोल्स की तरफ क्या शिफ्ट हो जाती है आपकी,
अगला है शिफ्टिंग ऑफ ट्रेड विंड्स बेल्ट टुवर्ड्स पोल्स, पोल्स की तरफ आपकी ट्रेड विंड शिफ्ट कर जाती है। शिफ्टिंग ऑफ पोलर ईस्टर्ली टुवर्ड इक्वेटर, यानी जो पोलर ईस्टर्ली है वो इक्वेटर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। लार्ज स्केल फॉरेस्ट फायर इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, यानी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें बड़े पैमाने पर क्या आ जाता है, आग लग जाती है, इसके कारण इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज चलती है। तो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज का जो प्रमुख कारण है, और ये क्या है, 30 नॉर्थ और 30 साउथ। 30 साउथ में क्या कौन सी हवा चलती है, साउथ, ठीक है, कौन सी हवा चलती है, जो है साउथ, जो है ये दक्षिणी क्या है, अगर इसको देखा जाए कि ये क्या है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में चलने वाली आपकी व्यापारिक पवनें हैं। तो ये हवा जो होती है, जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो ये पेटी खिसक के कहाँ चली जाती है, यहाँ चली जाती है। और जैसे ही हवाएं क्या होती है, इक्वेटर को क्रॉस के नियम का पालन करेंगी और उनकी दिशा क्या हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी। और इस तरह की दिशा किसकी होती है, इस तरह की दिशा जो होती है वेस्टर्ली की होती है। इसलिए यही ट्रेड विंड्स जब यहाँ इक्वेटर को क्रॉस करेगी सूर्य के उत्तरायण के कारण, तो क्या होगा, आपका इक्वेटोरियल वेस्टर्ली कहलाएंगे। तो शिफ्टिंग ट्रेड विंड्स बेल्ट टुवर्ड पोल, पोल का मतलब क्या हुआ, इस पोल का उत्तरायण हुआ तो सारी पेटियां उत्तर खिसक गई और ये हवाएं क्या कहने लगेंगी, अब जो है क्या कहने लगेंगी, आपका जो है ये इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज कहलानी स्टार्ट कर देंगी। इनका नाम क्या हो जाएगा, अब इक्वेटोरियल वेस्टर्ली हो जाएगा। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज से पहले इनका नाम क्या था, आपका जो है दक्षिणी, जो है पश्चिमी पछुआ हवाएं, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। फॉलोइंग इज लोकल कोल्ड विंड्स, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा लोकल कोल्ड विंड्स है। ऑप्शन है चिनूक, बोरा, फॉन, खमसिन। तो इसका सटीक आंसर क्या है, आपका बोरा। बोरा कहां पे चलती है, एटलांटिक सागर के तट पे चलती है। और ये क्या है, ये कोल्ड विंड है। बाकी की बाकी सब कहाँ चलती है, जो है चिनूक आपको चलती है नॉर्थ अमेरिका में, जो है हार्ड विंड है। फॉन स्विट्जरलैंड में, और खमसिन कहाँ पे चलती है, मिस्र में चलती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। कह रहा है कि अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर होल्ड 20 ग्राम वाटर वेपर, यानी एक हवा है उसमें जिसमें जो नमी है वो कितना है, 20 ग्राम वाटर को वो होल्ड किया हुआ है एट दैट टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। एयर वुड बी सैचुरेट विद 80 ग्राम वाटर वेपर। हवा है, इसमें क्या है कि 20 ग्राम क्या है कि मॉइस्चर है, लेकिन अब इस हवा को संतुलित होने के लिए कह रहा है 80 ग्राम, तो 20 ग्राम है, 80 और दे दीजिए, ठीक है। तो ये किसका सूत्र बन जाएगा, यही कहना ही चाहता है कि अगर हवा 20 ग्राम मॉइस्चर है और उसको सैचुरेट होने के लिए कितना जरूरत है, तो ये किसका फार्मूला हो जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। तो आइए इसको 20 ग्राम है, 80 अगर इसको दे दिया है तो सैचुरेट हो जाएंगी। तो 20 1 जा 1, 20 4 जा 80 और 4 25 जा कितना हो जाएगा आपका 100। तो कितना इसका हो जाएगा, इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25%, ठीक है। आप लोग गलती कहाँ करते हैं कि ये उल्टा कर देते हैं। जब उल्टा कर देंगे, क्योंकि आपका फार्मूला ही होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कि कितनी नमी है और जरूरत कितनी है। तो नमी पहले ही बता दिया था 20 है और जरूरत कितनी है और इसको 80 की। तो आप लोग उल्टा कर देते हैं। जब इस तरीके का कर देंगे तो एग्जाम में दोनों आंसर आपका आएंगे, ठीक है। क्या होगा कि इसी में से क्या बना देगा कि एक ऑप्शन और बना देगा और वो इसका उल्टा करके दे देगा और आप उसी को सही मार देते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 25%। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर कंडेंस, कह रहा है कि कंडेंसेशन के लिए कौन सी दशा आवश्यक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये होगा तभी क्या होगा आपका कंडेंसेशन होगा। सैचुरेशन, सरफेस, हाई एल्टीट्यूड, वाटर वेपर। तो क्या क्या जरूरी है किसके लिए, कंडेंसेशन के लिए। इसको हम लोग क्या करते हैं अच्छे से देखते हैं। तो कंडेंसेशन के लिए कह रहा है सैचुरेशन का होना जरूरी है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक सैचुरेशन नहीं होगा तब तक आपका कंडेंसेशन नहीं हो सकता है। दूसरा है सरफेस, एक सरफेस की भी जरूरत होती है कंडेंसेशन के लिए, और वो सरफेस कौन से होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, आर्द्रताग्राही नाभिक। अगर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई नहीं होते हैं तो कंडेंसेशन किसी प्रकार का नहीं हो सकता है। तीसरा है हाई एल्टीट्यूड, ये है कि बहुत ऊंचाई पे ही सैचुरेशन हो। अगर हवा पूरा का पूरा क्या है कि सैचुरेट है तो कंडेंसेशन के लिए हाई एल्टीट्यूड की जरूरत नहीं है। अगर हवा थोड़ा सा भी ऊंची उठी
इसकी क्षमता है तो तुरंत क्या हो जाएगी, ये कंडेंसेट हो जाएगी। इसलिए आप देखते हैं ठंडियों में क्या आपको दिखता है, फ्रॉस्ट दिखता है, आपको क्या दिखता है, ड्यू दिखता है, क्योंकि हवा थोड़ी सी ऊपर उठी उसमें मॉइस्चर गिर जाता है, ठंडी रहती है, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ही क्या होती है, ज्यादा होती है, तुरंत क्या होता है, जो है कंडेंसेट हो जाता है। और वाटर वेपर तो चाहिए ही चाहिए, यानी राइट आंसर क्या है, अधिक ऊंचाई नहीं चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। According to the single cell circulation model proposed by George Hadley, the most important factor सर्कुलेशन, यानी ये कह रहा है कि जो जॉर्ज हडली ने, हम लोग पढ़ रहे थे ट्राई सेलुलर मॉडल, उसमें एक मॉडल हमने पढ़ा था सिंगल सेल मॉडल का कंसेप्ट दिया था, उसका आधार क्या था इनका, ये आपको बताना है। तो इन्होंने आधार लिया था द रोटेशन ऑफ अर्थ, कि पृथ्वी घूम रही है, इसके कारण सिंगल सेल मॉडल बताया। जेट स्ट्रीम को बताया, सब सब्सिडेंस ऑफ इक्वेटर, ठीक है, यानी इक्वेटर पे हवा सब्सिडेंस होती है, या टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन इक्वेटर एंड पोल, या इन्होंने ये बताया कि पोल और जो आपका इक्वेटर है के बीच में टेम्परेचर का कंट्रास्ट है, पोल पे कम टेम्परेचर है और इक्वेटर पे ज्यादा टेम्परेचर है, इसलिए इक्वेटर से हवाएं उठती है, पोल पे गिरती हैं, और पोल से फिर नीचे से आती हैं धरातल जैसे रूप में, फिर ऊपर उठती हैं, और इस प्रकार पूरे अर्थ पे एक सेल बन जाता है, ठीक है। उसी को कहते हैं सिंगल सेल मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जॉर्ज हेडली का जो है टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन इक्वेटर एंड पोल, ठीक है। द वेस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ये कह रहा है कि जो वेस्टर्ली की बात किया जाए, व्यापारिक जो पछुआ पौने हैं, या ट्रेड विंड्स की बात किया जाए, तो वो किस प्रकार की हवाएं हैं, ये मेसो स्केल की हैं, टेपो स्केल की हैं, माइक्रो स्केल की है, या माइक्रो स्केल की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो स्केल, क्योंकि हमने आपको हवा पढ़ा, मैक्रो स्केल की हवा होती है, मेसो स्केल की होती है, लोकल होती है। तो मैक्रो में किसको शामिल किया गया था, कि जो पूरे ग्लोबल लेवल पे चलती है, चाहे आपकी ट्रेड विंड्स हो, चाहे आपकी वेस्टर्ली हो, चाहे आपकी ईस्टर्ली हो। तो ये किसका उदाहरण है, मैक्रो स्केल की, MACRO मैक्रो स्केल, ठीक है। अगला कह रहा है कि when water evaporate the energy that was used to evaporate the water, ये कह रहा है कि जब वाटर को क्या करते हैं हम लोग, इवेपोरेट होता है, ठीक है। तो जब वाटर इवेपोरेट होता है तो इवेपोरेट के लिए जो हम एनर्जी देते हैं वो कौन सी एनर्जी है, हीट एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ जाती है, यही आपको इसमें बताना है। जब वाटर को क्या दिया हमने, एनर्जी दिया, इंसोलेशन दिया, तो इवेपोरेट होकर क्या हो गया, ये आपके एटमॉस्फेयर में चला आया। तो जो एनर्जी हमने दिया, एनर्जी का क्या हुआ, यही आपको बताना है। पहला कह रहा है हीट ऑफ द सराउंडिंग एयर एज इवेपोरेशन टेक प्लेस, यानी ये कह रहा है कि इवेपोरेशन जहां पे हो रहा है उसके आसपास की हवा को गर्म कर दी, वो एनर्जी वहीं पर चली गई। दूसरा कह रहा है विल नेवर, ऐसी एनर्जी थी, ठीक है, जो क्या है अब कभी दोबारा हम उपलब्ध नहीं हो सकती है। इज स्टोर्ड एज लेटेंट हीट इन द इवेपोरेट वाटर मोलिक्यूल्स, ठीक है, यानी ये कह रहा है ये लेटेंट हीट के रूप में इसी इवेपोरेशन के साथ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है, या इज डिस्ट्रॉयड, या खत्म हो जाती है। तो खत्म होने का तो कोई चांस ही नहीं, क्योंकि एनर्जी ना तो कभी, एनर्जी नाइदर देन बी क्रिएटेड एंड नाइदर जो है क्या होता है कि ओरिजिनेट, यानी जो है जनरेशन, इसको जनरेट भी नहीं कर सकते। तो जो भी एनर्जी आप, ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए हम लोग पानी गर्म करते हैं, भगोने में पानी रखा हुआ है और इसको हम 10 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं, तो एक एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो रही है, इसको गर्म कर रही है, और इसी के साथ क्या होती है, मिलकर क्या चली जाती है, हवा में चली जाती है, इसी में छिप जाती है, और वो किस प्रकार की उष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है। यानी इट इज स्टोर्ड लेटेंट हीट इन द इवेपोरेटर वाटर मॉलिक्यूल्स, जो इवेपोरेटर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इवेपोरेट होते हैं, उसी में लेटेंट हीट के रूप में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी इज द क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कैसे हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला हम लोग देखते हैं द ओनली ट्रूली कंटिन्यूअस प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ, यानी ये कह रहा है कि जो आपका अर्थ सरफेस है उस पर केवल एक जो है क्या है, वास्तविक आपका क्या है, प्रेशर बेल्ट है, वो कौन सी है। ऑप्शन है सदर्न हेमिस्फीयर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब है, ठीक है, या नदर्न हेमिस्फीयर में जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन है, या सदर्न हेमिस्फीयर सब पोलर जोन है, यानी दक्षिणी जो है
सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में जो उपध्रुवीय क्षेत्र है, सॉरी उपध्रुवीय क्षेत्र है। तो चारों में आपको बताना है, जब हम लोग बात करते हैं जो है किसकी, हम लोग बात करते हैं पेटी की, तो इक्वेटोरियल क्या है, लो प्रेशर जोन है, ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, और जो 60 डिग्री पे है सब पोलर क्या है, लो प्रेशर जोन, और 90 डिग्री पे क्या है, पोलर हाई प्रेशर जोन। तो जो आपका यहाँ पर साउथ में क्या है, साउथ में जो आपका ये है सदर्न हेमिस्फीयर सब पोलर जोन है, ये क्या है, ये हमेशा कंटिन्यूअस रहता है, ये भंग नहीं होता है, इसका क्रम नहीं टूटता है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, सही है इसका। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा Which two global winds originate from the subtropical high pressure, यानी जो आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है उसपे से कह रहा है कि कौन सी दो ग्लोबल विंड ओरिजिनेट होती है। ऑप्शन है पोलर ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली, ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली, ट्रेड विंड्स एंड पोलर ईस्टर्ली, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्ली, चिनूक एंड फोन। ये कह रहा है कि जो आपका ये आपका क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, यानी 0 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ। तो इससे कह रहा है कि कौन सी हवा ओरिजिनेट होती है। हम देखे थे कि ये क्या है, 0 से हवाएं उठती हैं, 30 पे उतरती हैं, तो 30 पे उतरती हैं, आप नॉर्थ ले लीजिए या साउथ ले लीजिए। ठीक है, नॉर्थ ले लीजिए तो क्या होता है कि अभी नॉर्थ पे हवाएं क्या बनती हैं, ट्रेड विंड्स बनती हैं और इधर चलती हैं, और कुछ हवाएं क्या होती हैं, इधर क्या किस रूप में चलती हैं, पछुआ हवा के रूप में चलती हैं। तो जो 30 डिग्री आपका ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन है, ये आपका ट्रेड विंड्स उत्पन्न हो रही हैं और वेस्टर्ली उत्पन्न हो रही हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्ली, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, मैच द फॉलोइंग, आपको बताना है कि इसको मिलान करना है। एक तरफ आपका दिया हुआ है विंड्स और दूसरी तरफ दिया हुआ है विंड्स का नेचर। ठीक है, पहला दिया हुआ है वेस्टर्ली। ठीक है, तो वेस्टर्ली को हम मिलाते हैं किसके बीच में, बिटवीन ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्ली, यानी ट्रेड विंड्स और वेस्टर्ली। तो ये आपका जो वेस्टर्ली है ये है रोरिंग फोर्टीज। ठीक है, आप देखे थे कि साउथ में जो वेस्टर्ली चलती हैं 40 डिग्री पे इसको रोरिंग फोर्टीज कहते हैं, 50 डिग्री पे रोरिंग 50s कहते हैं, और 60 डिग्री पे क्या कहते हैं, रोरिंग 60s बोलते हैं, चेकता साठा के नाम से जानते हैं। जो आपका डोल्ड्रम है, ठीक है, डोल्ड्रम है वो कहां पर है, आपका इक्वेटोरियल बेल्ट में। इक्वेटोरियल बेल्ट में हम लोगों ने देखा था एक है, ठीक है, जो आपका ITCZ होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ, जो नॉर्थ जो है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस और साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस के बीच का क्षेत्र होता है, इसी को डोल्ड्रम कहते हैं। हार्श लैटिट्यूड क्या होता है, बिटवीन ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्ली, यानी ट्रेड विंड्स कहां से उत्पन्न होती हैं, आपके 30 से जो है उत्पन्न होती हैं, साउथ में चलती हैं, और आपका जो वेस्टर्ली है वो 30 से उत्पन्न होती हैं, इधर चलती हैं। तो इस वाले जो 30 वाले जोन है, इसी जोन को क्या बोलते हैं, हाफ लैटिट्यूड बोलते हैं। नॉर्थ एंड साउथ दोनों हेमिस्फीयर में क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, हवाएं उतरती है नीचे, इसलिए क्या होता है कि हवाओं का मूवमेंट नहीं हो पाता है। और जो प्राचीन काल में व्यापारी होते थे अपने घोड़ों को उतारकर फेर देते थे, क्योंकि पहले क्या होता था, नाव होती थी और नाव पाले लगे होते थे, ये हवा के सहारे चलते थे। ठीक है, लेकिन 30 डिग्री पे हाई प्रेशर था, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनती थी, तो ये यहाँ पर हवाएं नहीं चल पाती थी। मानसून आप लोग जानते हैं एक सीजन विंड है, एक सीजन 6 महीने के बाद इनकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ऑप्शन क्या है, 3, ठीक है, 4 1 2, 3 4 1 2, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आप लोग देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए, कुछ कंसेप्चुअल है, कुछ फैक्चुअल है, सारी मिक्सिंग है इसमें। ये कह रहा है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये कह रहा है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसी का पता लगाना है। आइए देखते हैं, इक्वेटोरियल रीजन रिसीव ए हैवी कन्वेक्शनल रेन। ये कह रहा है कि जो इक्वेटोरियल जोन है आपका वो बहुत ही क्या करता है, जो है हाई मात्रा में कन्वेक्शनल रेन को प्राप्त करता है। तो बात बिल्कुल सही है, वे प्राप्त करता है इक्वेटोरियल जोन, वहीं पर कन्वेक्शनल रेन होती है। अगला है
हाई रेनफॉल टोटल्स आर लिंक्ड टू वेस्टर्ली इन बोथ हेमिस्फीयर, यानी कह रहा है कि ज्यादा जो वर्षा होती है वो दोनों गोलार्धों में वेस्टर्ली के सहारे होती है। ये भी बात सही है कि वेस्टर्ली से क्या बनता है, आगे चलकर आपका टेम्परेट साइक्लोन बनता है और टेम्परेट साइक्लोन से बहुत सारी वर्षा होती है। फिर कह रहा है कि देयर इज एन एट एन एल्टीट्यूड अबव 2 किलोमीटर, ये कह रहा है 2 किलोमीटर से ऊपर जाने पर जो वर्षा होती है उसकी मात्रा बढ़ती है। यही बात बिल्कुल क्या है, गलत है कि 2 किलोमीटर ऊपर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती नहीं है। ठीक है, बढ़ती है घटती है, ये अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगला कह रहा है कि ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द ओशन द सब ट्रॉपिकल रीजन आर, यानी सब ट्रॉपिकल रीजन अगर बात किया जाए कि मान लीजिए अटलांटिक महासागर है तो 30 डिग्री पे सब ट्रॉपिकल हाई जोन पे कह रहा है कि जो ओशन का क्या होता है कि ईस्टर्न साइड होता है, यानी ये वाला रीजन होता है, ये क्या होता है, शुष्क होता है। तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये रीजन पूरा क्या होता है, 30 डिग्री पे हवाएं उतरती हैं और इस जो किसी भी महासागर के जो ईस्टर्न वाले पार्ट होते हैं यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, सॉरी वो ठंडी जलधाराएं चलती हैं, इसलिए वो रीजन क्या होता है, शुष्क होता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। गलत कौन सा है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मेजर विंड टाइप ऑफ क्लाइमेट या रीजन, यानी मिड क्षेत्र में आपका क्या होता है कि विंड रिलेटेड फिनोमेना रिस्पांसिबल फॉर समर ड्राउट। जो आपका मेडिटेरियन क्षेत्र होता है वहां पर गर्मियों में सूखा होता है, यानी वहां पर समर शुष्क होता है, तो उसका कारण क्या है, आइए हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जो आपका मेडिटेरियन रीजन होता है वो लगभग कितने डिग्री पे है, वो लगभग ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं 45 डिग्री, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है 60 से जो 30 के बीच में हवाएं चलती हैं, कैसी चलती हैं हवाएं, वेस्टर्ली चलती हैं। कैसी चलती हैं, वेस्टर्ली। ये अगर आपके दिमाग में मैप है तो इसको और अच्छे से आप समझ पाएंगे। अब जो आपका जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है वो 45 डिग्री के आसपास पाया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए क्या है कि महीना है जो है सर्दियों का महीना है, तो सर्दियों के महीने में सूर्य क्या होगा, 0 डिग्री के साउथ, यानी ये यहाँ पर होगा 23 डिग्री में। ठीक है, 23 डिग्री में होगा, तो सर्दियों के महीने में क्या होगा कि ये जो हवाएं चल रही थी इधर से इधर की ओर, ये कहाँ हो जाएंगी, ये शिफ्ट करके दक्षिण में चले जाएंगी, लगभग ये 30 डिग्री के आसपास आ जाएंगी। ठीक है, तो 30 डिग्री के आसपास ये जो यहाँ पर पहले क्या चल रही थी, आपका ये चल रही थी जो है ट्रेड विंड, लेकिन जब ये सूर्य दक्षिण में है तो ये जो इधर की ओर हवाएं चल रही है आपका वेस्टर्ली चल रही है। ये पहले यहाँ चल रही थी 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में 30 डिग्री से, अब ये लगभग 45 डिग्री के नीचे चले आएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे और नीचे चलेंगे, यानी जो पहले आपका 30 से 60 के बीच में चलती थी अब चलेंगी 45 से 0 के बीच में। कौन से हवाएं, ये आपका जो है वेस्टर्ली है। ठीक है, ये आप दक्षिण में चले जाएंगे। ठीक है, तो दक्षिण में चले जाती हैं कौन सी हवाएं, आपके वेस्टर्ली, तो अब दक्षिण में चली जाती हैं लगभग यहाँ से। तो अब क्या होगा कि ये 45 डिग्री के आसपास क्या पाई जाती है आपकी, 45 डिग्री के आसपास, थोड़ा सा 0 डिग्री से ना खिसकाइए, इसको थोड़ा सा ऊपर रखिए, ये लगभग 45 डिग्री के बीच में ही चलना स्टार्ट हो जाएंगे वेस्टर्ली आपका। तो अब ये क्या है कि जब इधर से चलती हैं तो जो ओशन वाला पार्ट होता है, आप मैप में देखेंगे कि मेडिटेरियन रीजन से गुजरती हैं। ठीक है, और वहीं से क्या लेती हैं, नमी लेती हैं और मेडिटेरियन रीजन में क्या करती है, खूब वर्षा करती हैं। यहाँ पर क्या है, ठंडी है, क्योंकि सूर्य क्या है, दक्षिण में है। जब ये सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है, तो जो आपकी ये वेस्टर्लीज होती हैं जो 30 से 60 के बीच में चलती हैं, अब क्या होगा 30 से 60 के बीच में वेस्टर्ली क्या हो जाएगी, ये उत्तर में शिफ्ट कर जाएंगी, ये लगभग चलने लगेंगी 45 से और आगे। तो 45 से आगे चलने लगी, 45 के पास क्या क्लाइमेट है, तो अब 45 पे कौन सी हवाएं चलेंगी, जो ट्रेड विंड्स आपका चलती हैं 0 से 30 के बीच में, किस दिशा में, इस दिशा में ये हवाएं यही क्या करती हैं, नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाती हैं। यानी जो आपका ट्रेड, जो आपकी ट्रेड चलती हैं अब आ गई 45 के पास और उनकी दिशा आपको पता है इस दिशा में है, तो अब ये क्या चलने लगी, स्थल के ऊपर से चलने लगेगी, आप लोग मैप में देखेंगे। इसीलिए क्या होता है कि समर के महीने में वहां पर क्या होती है कि शुष्कता हो जाती है। समर के महीने में क्या होता है, सारी पेटियां कहाँ खिसक जाती हैं, नॉर्थ में खिसक जाती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा शिफ्टिंग ऑफ ट्रेड विंड्स पोलर इन समर। ये आपका क्या हो जाएगा कि समर में क्या हुआ कि ट्रेड विंड्स क्या हो गई, उत्तर की तरफ शिफ्ट कर गई और ट्रेड विंड की दिशा इस रूप में होती है, अभी स्थल के रूप से चलने लगती है। ठीक है, इसलिए वर्षा नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जो 25 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और
जो है, इसलिए हम इसको कई भागों में बांटकर देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि इसकी इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगी जब एक बार एग्जाम हो जाएगा और हम उसकी एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।